हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट ऑफ कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूँ आपकी अपनी प्रवीण कौर, और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस के क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी वगैरह के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ना हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, और जब दोनों सेक्टर्स मिलकर काम करें तो आपकी इकोनॉमी कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो ये जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जिनको कंप्लीटली, होली या पार्शियली सरकार रन करे, यानी गवर्नमेंट रन करे। अब वो गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। और इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं, यानी 3 फॉर्म्स हैं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है ना, वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है, गवर्नमेंट का ही एक लंबा हाथ होता है। ठीक है, जैसे कि आपका रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब क्या है, आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। अगर हम तारीफ कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, यानी रेलवेज की, तो हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली तारीफ कर रहे हैं अपनी सरकार की। अगर हम बुराई कर रहे हैं, अगर गाली दे रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपनी सरकार की ही तारीफ कर रहे हैं यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ही एक एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, फिर नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इनका कोई अलग से ओपिनियन, अलग से कोई इनकी वैलिडिटी नहीं होती है, इनकी कोई भी लीगल अलग से पहचान नहीं होती है। ये गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, गवर्नमेंट का ही ये पार्ट है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई भी लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती है। ठीक है, फिर फुल्ली फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी इनको पूरा कौन चलाता है, हमारी सरकार ही चलाती है। जो सारा पैसा इनका आता है और सारा पैसा जो भी इनका बनता है वो गवर्नमेंट की ही गुल्लक में जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी अगर रेलवेज की अगर हम बात करें तो रेलवेज को कौन संभालेगा, रेलवेज के लिए कौन अकाउंटेबल होगा, आपकी रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है बच्चों, सो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए लेबल, उसके लिए अकाउंटेबल उनका सेक्टर, उनका जो डिपार्टमेंट होगा वो ही होगा। ठीक है, फिर आता है कैन बी इश्यूड बाय द प्रोसीजर ऑफ शूइंग द गवर्नमेंट। अरे यार, ये हिल क्यों रहा है? मत हिलो, पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है बच्चों, सो यानी अगर इनको शू करना है, जैसे कि इनके लिए कोई लीगल केस इनके लिए फाइल करना है, या इनको अगर फाइल करना है, तो वैसे ही प्रोसीजर फाइल करनी पड़ती है जैसे कि हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, गवर्नमेंट का ही एग्जिस्टेंस होता है। जो भी हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं, समझते हैं, वो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए भी समझते हैं पैरेलली। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, बेसिकली एक अलग से वो कंपनी होती है जिसको पास करने के लिए, जिसको बनाने के लिए पार्लियामेंट या आपके स्टेट लेजिस्लेशन में एक्ट पास किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ फीचर समझ लेते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं आपकी आरबीआई, एलआईसी, ये सारे क्या है, आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। तो इसके फीचर्स हैं कुछ, फॉर्मेशन बाय पासिंग स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसे कैसे पास किया जाता है, इसे बनाने के लिए आपके पार्लियामेंट में, यानी संसद में, या आपके स्टेट लेजिस्लेचर में एक अलग से एक्ट पास किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी इसको चलाता कौन है, गवर्नमेंट चलाती है। हाँ, फुल्ली गवर्नमेंट इसको नहीं चलाती है, क्योंकि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसका अलग से एक अपना लीगल एग्जिस्टेंस बन जाता है। तो गवर्नमेंट एक देखरेख जरूर करती है, लेकिन प्रॉपरली इंटरफेरेंस अपनी नहीं दिखाती है। ठीक है बच्चों, फिर कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, अब क्योंकि ये कंपनी बन जाती है, कि एक अलग से की बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसका एक अलग से एग्जिस्टेंस होता है। वही हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या पढ़ा था कि इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वही जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की एक अलग से एग्जिस्टेंस होती है। अगर हम बात करें एलआईसी की, आरबीआई की, तो इनकी एक अलग से क्या है, एक अलग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, फिर आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी,
यानी इनको कहीं से भीख मांगने की जरूरत नहीं होती है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने क्या देखा था कि इनका सारा पैसा कहाँ जमा होता है और सारा पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट की गुल्लक से आता है। लेकिन ये ऑल दो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट से बोरो जरूर कर सकते हैं, उधारी जरूर ले सकते हैं, लेकिन इनको कैसे चलाना है, कैसे अपने फंड्स वगैरह रेस करने हैं, इनके पास ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है। ठीक है, फिर ओन स्टाफ एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, यानी इनकी अलग से क्या होती है, अपना स्टाफ और टर्म्स ऑफ सर्विसेज रहती है। यानी इनको किसको अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे हायर करना है, इनकी सारी अपनी अलग पॉलिसीज रहती हैं। गवर्नमेंट इनको नहीं बताती कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकारी कंपनी। ठीक है, अब ये सरकारी कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, यानी प्राइवेट टाइप भी हो सकता है और पब्लिक कंपनी का टाइप भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसका एग्जांपल है BHEL, वो भी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो इसके फीचर्स जान लेते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है भले ही सरकारी कंपनी होती है लेकिन इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना इसका मैंडेटरी रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी भले ही ये गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका मतलब ये नहीं होगा इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं, इसका अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कानून की नजर में एक अलग कंपनी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, फिर मैनेज बाय BOD, यानी इसको चलाता कौन है, कौन ऑपरेट करता है, कौन इसके डिसीजंस लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स भी और सरकार मिलके भी अपॉइंट करती है। ठीक है बच्चों, बट जो उनके डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं, कैसे क्या करना है, वो सब इसके BOD ही लेते हैं। ठीक है, फिर आता है गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ MOA एंड AOA, यानी इनको क्या करना है क्या नहीं करना, इनका इंटरनल मैनेजमेंट वगैरह कैसे होगा, ये सब इनका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होता है इनको वैसे ही करना पड़ता है। अगर आपको ये जानना है कि MOA एंड AOA क्या होता है तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां प्रॉपरली डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर लास्ट आता है 51% ऑफ कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, यानी इसकी जो कैपिटल रहती है 100% में से 51% की जो कैपिटल होती है वो सरकार कंट्रीब्यूट करती है। अब वो सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और शायद दोनों मिलके भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट कैन बी योर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ कैन पार्शली कंट्रीब्यूट। ठीक है बच्चों, तो टिल द टाइम अभी फटाफट इसका नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और जिसका नाम है मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं इनको। तो जब कंपनी एक कंट्री से दूसरी कंपनीज में यानी एक कंट्री से मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करे, काम करे, तो वो आपकी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनीज। यानी इस कंट्री का जो हेडक्वार्टर रहता है वो उसकी होम कंट्री में रहता है और जो बाकी के उसके ऑफिसेस रहते हैं वो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है कोका कोला, रीबॉक वगैरह। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। यूज कैपिटल रिसोर्सेज, अब भैया इनकी जो ब्रांचेस होती है वो दूसरे देशों में भी फैली होती है तो इनके पास बहुत सारे कैपिटल रिसोर्सेज रहते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली एज वेल। फिर आता है फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी इनको दूसरे देशों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो वो आ जाता है आपका फॉरेन कोलैबोरेशन में, यानी अब दूसरे देशों के साथ भी मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर आता है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी, अब ये इतना काम कर रहे होते हैं, अलग अलग देशों में इनकी ब्रांचेस फैली होती हैं तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी रहती है वो भी काफी एडवांस लेवल की रहती है। कोई बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। फिर आता है आपका प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी वक्त वक्त के साथ टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को भी इनोवेट करते रहते हैं ताकि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें। फिर लास्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, यानी ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जिससे जो कंज्यूमर्स वो परस्यूएट हो जाए, वो कन्विंस हो जाए इनकी ओर। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारा जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनीज या दो फर्म्स मिलकर काम करती हैं एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए तो वो आपका कहलाता है जॉइंट वेंचर। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि एक्सेस टू न्यू मार्केट, यानी एक देश जब दूसरे देश के साथ काम करेगा, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ काम करेगी तो अपना मार्केट उसके पास होगा ही, लेकिन दूसरी कंपनी का मार्केट का भी एक्सेस उसको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, यानी जब वो दूसरी कंपनी के साथ या दूसरी फर्म के साथ काम करती है, टाई अप करती है तो अपनी टेक्नोलॉजी भी उसके साथ होती ही है, लेकिन दूसरी कंपनी की क्या टेक्नोलॉजी है वो भी उसको जानने को मिल जाती है। फिर आता है इनोवेशन, यानी अपनी क्या इनोवेशन है वो तो उसको पता ही होगी, लेकिन दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म क्या ऐसे इनोवेटिव आइडियाज लेके आती है वो भी उसको मालूम पड़ जाता है और वैसे फिर वो मिल के काम करते हैं अपने फायदे के लिए।
फिर आता है एस्टैब्लिश ब्रांड नेम, यानी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रही है और जो पहली कंपनी का इतना नाम नहीं है, इतनी गुडविल नहीं है, लेकिन जब वो दूसरी कंपनी के साथ काम करती है मिल के, तो ऐसे में क्या होता है, ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो जाता है। यानी अगर दो कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, और ए कंपनी की गुडविल इतनी नहीं है जबकि बी वाली कंपनी की गुडविल अच्छी खासी है, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो किस नाम से जानी जाएगी, बी के नाम से जानी जाएगी। यानी जो कंपनी है वो बी के नाम से जान रही है और इसका फायदा ए वाली कंपनी को भी मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। अब लास्ट आता है हमारा ट्रिपल पी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है सरकार और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बीच में, ताकि वो पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद कर पाए। यानी जैसे कि आपने वो सुना ही होगा कि अडानी ग्रुप ने काफी सारे एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर लिया है। अब जो एयरपोर्ट है वो पब्लिक सर्विसेज में आते थे, लेकिन जो अडानी भाई हैं, अडानी जी है, वो है एक प्राइवेट बिजनेसमैन। तो उन्होंने जब पब्लिक के साथ डील किया, यानी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सर्विसेज के साथ डील किया ताकि सर्विसेज दे पाए लोगों को, तो वो आता है आपका ट्रिपल पी में, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। यानी इसका बेसिकली अगर सम अप करके मैं बोलूँ तो जब एक प्राइवेट एंटरप्राइज पब्लिक लिमिटेड के साथ डील करती है पब्लिक सर्विसेज के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वो आता है आपका ट्रिपल पी में, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सीरीज की वीडियोस में। टिल द टाइम कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।